हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज की इस वीडियो में। पर्यावरण सीरीज का ये 36वां वीडियो और हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आयोग द्वारा पूछे गए पुराने प्रश्न पत्र की। और ये जो प्रश्न पत्र मैंने लिया है वो 15 मार्च 2022 के शिफ्ट 2 का ये पेपर है। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विच इज द मोस्ट हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑन ग्लोब। तो ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर, ग्लोब का मतलब पृथ्वी होता है, तो ग्लोब पर जीवन के लिए सबसे हानिकारक क्या होता है? यहाँ डैश होना चाहिए। तो सबसे हानिकारक हमारे लिए क्या है? वनों की कटाई है, मिट्टी का कटाव है, ग्लोबल वार्मिंग है या परमाणु नतीजा है? तो सबसे जो हमारे लिए खतरनाक है वो न्यूक्लियर फॉल आउट है, ये इसको कह सकते हैं न्यूक्लियर वाली चीजें हैं, यानी परमाणु कहीं विस्फोट हो रहे हैं, परमाणु से रेडिएशन निकलता है, तो ये इन सब बाकी चीजों की अपेक्षा जो है ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होता है। आइए बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण सहायक सामग्री यानी हमारा जो टीएलएम है या टीचिंग लर्निंग एड्स है, ईवीएस के शिक्षण को सुदृढ़ करती है यानी और अच्छा मजबूत बनाती है। तो किस तरह से बनाती है? पाठ्य पुस्तक की सामग्री को बदलना तो ये तो नहीं करती, हमारा जो टीचिंग लर्निंग एड है होमवर्क आसान कर देती है, ये भी नहीं है कि होमवर्क आसान हो जाता है टीचिंग लर्निंग एड से। गतिविधि को कम करना तो गतिविधियों को भी हम कम नहीं करते हैं, गतिविधियां भी पर्याप्त कराते हैं। इसका मतलब ये होता है बोले गए शब्दों के पूरक के रूप में। बिल्कुल, यदि आप लेक्चर दे रहे हैं पूरा और उस लेक्चर को आपने टीएलएम के द्वारा आपने शो कर दिया है, आपको उसमें बोलना कम पड़ेगा, है ना। और सादा साथ साथ सादा ज्यादा समझ में भी आएगा बच्चों को, इंटरेक्टिव भी हो जाएगी आपकी क्लास, है ना। आपकी क्लास क्या हो जाएगी? एक्टिव, बच्चे जो है पार्टिसिपेशन बच्चों का एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वह है बोले गए शब्दों के पूरक के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आदर्श मूल्यांकन का मापदंड नहीं है या मानदंड नहीं है, क्राइटेरिया आइडियल एवोल्यूशन का क्या नहीं है? वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, कंप्रीहेंसिव या फिर ओनली टेस्टिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल सब्जेक्ट मैटर। कहीं भी ओनली वर्ड आता है तो वही होते हैं जनरली, कि केवल हम विषय वस्तु में ज्ञान और कौशल परीक्षण नहीं करते हैं, विश्वसनीयता भी रखते हैं आदर्श मूल्यांकन में, वैलिडिटी भी, कंप्रीहेंसिव भी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि ये इसका क्राइटेरिया नहीं है इवेल्युएशन का, केवल इतना। पर्यावरण शिक्षण में तुलना कर सकने का संबंध निम्नलिखित में से निम्न उद्देश्य से है। तो यदि हम तुलना कर पाते हैं किसी चीज में तो हम क्या, हमारा उद्देश्य है? पहली बात ये समझिए कि पर्यावरण शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं। ये हमारे सारे ज्ञानात्मक, समझ, अनुप्रयोग और स्किल, ये सब क्या है? हमारी समझ क्या है? उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षण के। लेकिन इन उद्देश्यों में किसमें जो है हम तुलना कर पाते हैं, यानी इनमें से क्या हमारे अंदर विकसित हो जाए तो हम क्या है दो चीजों में तुलना कर पाएंगे। तो कॉग्निटिव है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है और स्किल है। तो इसका जो उत्तर ये दोनों जो है हो सकता है, आयोग ने माना है इसका एप्लीकेशन को, लेकिन साथ साथ में अंडरस्टैंडिंग भी इसका उत्तर हो सकता है। तो ये जो है इसमें अपील भी लगी है और दोनों उत्तर ही इसके सही माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में घरों को हल्के रंग से क्यों रंगा जाता है? ऐसा क्यों होता है? आपको पता है कि जो हल्का रंग होता है, और गर्मी जलवायु वाले क्षेत्रों में या गर्मी के मौसम में हम भी क्या करते हैं? हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। और हल्का रंग क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जितना डार्क रहता है वो अवशोषित करता है। इसको या तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन बहुत होता है हल्के रंग में। हल्का रंग यानी सफेद या सफेद से रिलेटेड रंग। या फिर हम कह सकते हैं अवशोषण न्यूनतम होता है प्रकाश का, इसलिए जो है गर्मी कम लगती है इसमें। क्योंकि हरा रंग सूर्य के प्रकाश को कम अवशोषित करता है हल्का रंग। तो बिल्कुल यही उत्तर सही है। हल्के रंग में जो है अवशोषण यानी सूर्य का प्रकाश है वो बहुत कम ऑब्जर्व होता है, ज्यादातर उसे परावर्तित कर दिया जाता है। यही उत्तर सही है। हल्का रंग सूर्य के प्रकाश को कम परावर्तित करता है, बिल्कुल गलत है, ज्यादा परावर्तित करता है ये तो। क्योंकि हल्का रंग सूर्य के प्रकाश को अधिक अवशोषित करता है, बिल्कुल नहीं है, कम अवशोषित करता है। क्योंकि हल्का रंग दीवार पर बहुत अच्छा लगता है, तो ये तो नहीं है इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा आश्रय सबसे प्रारंभिक रूप में है? तो हमसे हमारा सबसे प्राइमरी शेल्टर क्या हुआ करता था? कच्चा घर, गुफाएं, पक्का घर, नाव। सबको ये उत्तर जो है बन जाएगा सभी से। हम जो है मानव जो है सबसे पहले गुफाओं में रहा करता था, इन सभी के पहले।
आगे, सेंट मार्टिन्स जो है अपना घोंसला बनाने के लिए सुरंग खोदते हैं, और वो किसमें घोंसला बनाते हैं? नदी के किनारे, खदानों, चट्टानों के खुले हुए चेहरों पर सुरंग बनाते हैं। तो ये किसमें घोंसला बनाते हैं? कॉलोनियों में। कॉलोनियों मतलब ये जो है ग्रुप में रहते हैं, कई जो ग्रुप में रहते हैं उसको कॉलोनी कहते हैं। जैसे स्वयं मधुमक्खी भी, मधुमक्खी या इसको ततैया भी बोलते हैं, एक और जो है हमारा इंसेक्ट है मधुमक्खी, ततैया, ये स्वयं भी कॉलोनी में रहती हैं, मतलब एक साथ ग्रुप में रहना। तो ये जो सेंड आपका मार्टिन्स है, ये एक पक्षी है, इस सुरंग के रूप में रहता है। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये जो पक्षी है, ये बर्ड है, ये इसको सैंड मार्टिन्स बोलता है। ये कहीं नदी, पहाड़, ऐसी जगहों में जहाँ ठोस सतहें रहती हैं, रेत, है ना, नदी घाटियों किनारे जो है या पहाड़ों पर ये बनाते हैं। और ये सुरंग खोद करके, कभी कभी जो 2 से 3 मीटर गहरे ये खड्डे खोद करके अपना घर बनाते हैं सुरंग के रूप में। आप और भी इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये भी इनका जो है घर ही आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी जो है के किनारे इतने सारे जो आपको छिद्र दिख रहे हैं, सुरंगें दिख रही हैं, ये इसी सेंट मार्टिन्स जो आपका बर्ड है उसकी जो है ये सुरंगें हैं। आई होप जो है आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, पानी में मौजूद कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थों से युक्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीकरण करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत एक टेक्निकल टाइप का सवाल हो गया। ये सवाल जो है ये आप कह सकते हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड से रहते हैं, नीट, जेई, इस तरह का सवाल हो गया थोड़ा सा, बट इसको सिंपल के रूप में जानने की जरूरत है आपको, कि पानी को जो है सिंपल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना है, इसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD कहा जाता है इसको, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कोई जो है जल में कितनी जो है ऑक्सीजन की जो है मात्रा चाहिए पड़ेगी उसको कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए। तो ये आपका जो है इसका सही उत्तर है। एक और कहलाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका ये मतलब होता है कोई जल कितना अधिक साफ स्वच्छ है, साफ स्वच्छ इन द सेंस कि वहां और जीव निवास कर सकते हैं या वहां वनस्पति जो है ग्रो कर सकती है। तो जितनी अधिक यदि BOD का मान ज्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है, उतना जल वो प्रदूषित माना जाएगा। और BOD जितना कम है, यानी ऑक्सीजन की डिमांड कम है, मतलब ऑक्सीजन पर्याप्त है किसी जल में, तो वो माना जाएगा कि जल जो है बिल्कुल साफ स्वच्छ है, प्रदूषण रहित है। तो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जल संरक्षण प्रणाली का प्राचीन काल से किया जाता है प्रयोग, खाद्यान्न पद्धति का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? आपने इसके पहले टंका पद्धति भी देखी है। टंका पद्धति ये कहलाती है कि आपका राजस्थान में ग्राउंड वाटर जो है टैंक बनाए जाते हैं, ऐसा टैंक जो जमीन के नीचे होते हैं, वो टंका पद्धति कहलाती है। और एक और आपने देखा होगा गुल पद्धति देखी है, जो हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में जो ऊपर से पहाड़ियों से बहता हुआ जल आता है उनको एक जगह स्टोर कर लिया जाता है और आगे जो है इसका यूज किया जाता है। इसी तरह की एक पद्धति है राजस्थान में भी, कि जो है बरसात के समय जो जल आता है पहाड़ियों से उसको स्टोर करना, एक जगह रोकना, इसको खाद्यान्न पद्धति कहा जाता है। इसको आप पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ये खाद्यान्न पद्धति है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये आपका वाटर कंजर्वेशन का सिस्टम है राजस्थान में। रॉकी अपलैंड से क्या होता है, पानी बहता हुआ आता है सरफेस से, एक खाद्यान्न बंड, मतलब एक जो है बड़ा बांध की तरह बना दिया जाता है, एक लंबी दीवार बना दी जाती है, इससे ये पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये पानी रिसता हुआ इधर भी आ जाता है, तो एक इधर भी क्या बनाया जाता है, सैलो डंग वेल, मतलब एक कुएं की तरह खुदाई की जाती है, जहां पर ये पानी जो है इसके द्वारा इसमें कमी नहीं होती और इसका पानी यूज किया जाता है इस कुएं का। तो ये आपको जो है थोड़ा पता होना चाहिए, एक पिक्चर से बता दिया ताकि थोड़ा सा आपकी मेमोरी में थोड़ा लंबे समय तक ये सेव रहना चाहिए। तो हमने अभी देखा है टंका पद्धति, वहीं खाद्यान्न पद्धति भी है, वो भी आपके राजस्थान में ये आपकी पाई जाती है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, गेहूं, आम, इसमें जो सबसे सही उत्तर है, आपको पता होगा जो मानव है, मानव को सर्वाहारी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इस वाली खाद्य श्रृंखला में से मांसाहारी के रूप में दर्शाया गया है
घास, घास के बाद बकरी और बकरी के बाद मानव। ये जो एक क्या बन रही है, खाद्य श्रृंखला बन रही है। और बाकी ऑप्शन में जो है कोई भी खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि बकरी को गाय खाती है, गाय को हाथी, तो ये तो तीनों शाकाहारी हैं। आपका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वसा जो है हमारा फैट, ये हमारे पुराने प्रश्न पत्र में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कितने कैलोरी प्रति ग्राम का योगदान करता है? सबसे ज्यादा जो कैलोरी उत्पन्न होती है वसा, यानी जो फैटी आपके पदार्थ हैं, सब्सटेंस हैं, उससे 1 ग्राम से 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वहीं हम बात करें प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, उन दोनों से ही 1 ग्राम में आपकी 4 कैलोरी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। आप देख सकते हैं दोगुने से ज्यादा अधिक ऊर्जा आपके वसा में जो है उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। इनमें से विशिष्ट सेवा के लिए इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2008 है, 2018 का ये जो है सम्मान है, के लिए हो सकता है ये इम्पोर्टेंट ना हो। तो उस समय जो इन्हें मिला था, पी कुन्ही कृष्णन को ये जो है अवार्ड दिया गया था। तो एज अ फैक्ट आपको सिर्फ याद रख लेना है, शायद अब जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, फिर भी एज अ फैक्ट आप याद रख सकते हैं। जेमिनी क्या है? ये अब का जेमिनी नहीं है, जेमिनी ये गूगल की एक चैट बोट भी है। आपने देखा होगा कि जेमिनी खुल जाता है और सर्च कर लेता है, जैसे हम ओके गूगल बोलते थे। अब जो है गगन, इसका फुल फॉर्म क्या है फिर? तो गगन इम्बेल्ड मार्टियन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। गगन सक्षम मेरिनर उपकरण नेविगेशन और सूचना के लिए। तो पहला ही वर्ड जो जी है उसका मतलब गगन है। और ये हमारे जो है भारत में जो है ये ऐसा है, नाविक भी इसको बोला जाता है। नाविक का मतलब क्या होता है? ये सुदूर संवेदी उपग्रह भेजे गए हैं और इसके द्वारा जैसे आप मान लीजिए कि ये देख रेख करते हैं तटीय इलाकों की, तटीय या समुद्र वाले क्षेत्रों की। यानी गहरे समुद्र में यदि कोई जाने वाले मछुआरे हैं या जहाज फंस जाता है, उन उनको क्या है, मौसम संबंधी ये जानकारी देता है। मौसम संबंधी कि वहां सुनामी तो नहीं आने वाली है ना, या वहां ज्वार भाटा की स्थिति जो है ना बन पाए, ये बने तो पहले से सूचित कर दिया जाए इनको, मछुआरों को, जहाज है उनको। तो इसका अर्थ यही होता है, जेमिनी का अर्थ है गगन। पहला वर्ड याद रखिए, जिसे गगन है और आपका नेविगेशन और सूचना के लिए एक करण है। तो आई होप जो है इसका फुल फॉर्म ही आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डीआरडीओ जो है किस संगठन के साथ सहयोग नहीं करता है? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत तो आता ही है हमारा डीआरडीओ। परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ये जो है कोलैबोरेशन है इसका। कॉरपोरेट कार्य विभाग से इसका कोई कोलैबोरेशन नहीं है। प्रश्न भी यही था कि किसके साथ कोलैबोरेट नहीं करता, तो कॉरपोरेट कार्य विभाग। वहीं बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके साथ भी क्या करता है, कोलैबोरेशन रहता है डीआरडीओ का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉकेट जो फॉल्कन लाइन है, ये रॉकेट है, रॉकेट का काम क्या रहता है? ये एक हथियार की तरह काम किया जाता है। रॉकेट जो फाल्कन 9 है, इसका निर्माण और डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो हमारी एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा जो है यह किया जाता है। और रॉकेट का क्या मतलब है? और रॉकेट का ये मतलब है फाल्कन लाइन का, इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रीयूजेबल है। रीयूजेबल है यानी एक बार ये जो है अपना लक्ष्य ले जा करके वहां छोड़ देती है, तो वापस से इसका उपयोग किया जा सकता है। और आजकल यही किए जाने लगे हैं। पहले क्या होता था, ये पूरा नष्ट हो जाता था, हमें दोबारा नया बनाना पड़ता था। अब क्या है, इससे कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाती है। हमारे जो पैसे लगते हैं अब वो कम लगेंगे इन रॉकेट्स पर, क्योंकि ये रीयूजेबल हैं। आपने इसकी वीडियोस भी देखी होंगी, रील्स में देखी होंगी। आगे देखते हैं। किस देश से टमाटर, आलू और हरी मिर्च आई है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो है ईवीएस पर्यावरण में बच्चों की बुक में भी दे रखा होता है। आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका से ये जो हमारी सब्जियां हैं, टमाटर, आलू और हरी मिर्च जो है ये वहां से आई हैं। वहीं यूरोप से जो है हमारी गोभी आपकी आई है, और मटर जो है यूरोप से आई हुई हमारी सब्जी है। स्वयं जो है भारत की बात करें तो भारत की क्या है? आपको पता होना चाहिए कि भारत का क्या है, मूल जो है भारत में जो है आम का, भारत का ही है, भारत की ही प्रजाति है। आम, संतरा, आपका जो बैगन, मूली, ये सारी चीजें, बैगन और मूली, ये कहाँ की हैं?
मूल भारत की ये जो है आपकी वनस्पति या जो है सब्जियों की प्रजातियां हैं। आगे देखते हैं, कौन सा त्योहार फसल के मौसम से जुड़ा हुआ है? तो राखी, क्रिसमस, महावीर जयंती ये नहीं है। आपका बिहू जो है, जो आपका असम में मनाया जाता है, ये अप्रैल के महीने में ये फसल की बुवाई से संबंधित जो है त्योहार है। बिहू में जो है असम में मनाया जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की उपयुक्त परिभाषा है? अच्छा, हम कार्य किसे कहेंगे, ये इसकी डेफिनेशन पूछी है। प्रशंसा के लिए किया जाता है तो बिल्कुल नहीं है। बिना लक्ष्य के किया जाता है तो ये भी नहीं है। यदि आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी जो है, किसी उद्देश्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो मानसिक शारीरिक प्रयास किया जाता है हमारे द्वारा, उसे कार्य कहते हैं, उसे हम वर्क कहते हैं। तो ये जो है आप लॉजिक लगाएंगे, इसके सही उत्तर तक आप तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी रहा आपके इस 18वें प्रश्न का उत्तर। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन MBHM, इसका उद्देश्य क्या था? तो मधुमक्खी पालन आप ऑप्शन लगा सकते हैं देख के कि हमारी जो स्वीट रेवोल्यूशन है उसको जो है उसके लक्ष्य को प्राप्त करना, ये हमारे राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन का लक्ष्य था। नीली क्रांति तो आपको पता होगा मत्स्य पालन से संबंधित है। वहीं बात करें कि गुलाबी क्रांति, तो ये जो है आपका नॉन वेज से मांस उत्पादन से संबंधित ये है। कई बार पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है आपकी पीली क्रांति, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तिलहन के उत्पादन से हमारी ये संबंधित है पीली क्रांति। आगे देखते हैं, कबड्डी जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? खेलों से संबंधित प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। कबड्डी जो है हमारा बांग्लादेश से संबंधित जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है। वहीं बात करें नेपाल की क्या है, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वह है वॉलीबॉल है। वहीं पाकिस्तान का भारत की तरह ही हॉकी है। लेकिन कई आरटी में ये भी पढ़ने को मिलता है कि हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है, हम ऐसा उसको सपोर्ट करते हैं, ज्यादा ओरिजिन मानते हैं, इसलिए हम हॉकी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन यदि आता है प्रश्न तो आप हॉकी ही लगाएंगे। इसका जो राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। इतना ही आपको जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो शिक्षक जो है भ्रमण को मोबाइल कक्षाओं में बदल देते हैं। टीचर टर्न्स ट्रिप इनटू मोबाइल क्लासरूम। तो छात्रों को डेटा एकत्र करने का निर्देश देते हैं, फिर आउटिंग के दौरान उन्होंने जो सीखा है उसके आधार पर एक प्रोजेक्ट असाइन करते हैं। इस प्रकार की शैक्षिक यात्रा क्या कहलाती है? तो मोबाइल क्लासरूम में बदल दे रहे हैं किसको, शिक्षण भ्रमण को। डेटा एकत्रित करना है और फिर आउटिंग के दौरान जो उन्होंने सीखा है उसके आधार पर प्रोजेक्ट असाइन कर देते हैं। इसका कुल मिला के ये मतलब है कि आउटिंग पे उन्हें सब कुछ जाना बाहर ही है घूमने, लेकिन उसको मोबाइल के द्वारा उन्हें क्या करना है, डेटा एकत्रित करना है, मोबाइल का यूज करना है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। इस प्रकार की जो यात्रा है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एंगेजमेंट कह सकते हैं, सम्मिलित होना कह सकते हैं। ये जो है आयोग द्वारा भी यही उत्तर हमारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन जो है किसमें हेल्प करता है? तो परिचर्चा किस विकास में मदद करती है? तो अलग सोच में, अप्रासंगिक सोच में, तो अप्रासंगिक तो नहीं होगा। सुनने की क्षमता बिल्कुल, ग्रुप जब होगा आपका कई लोगों का तो क्या होगा, उसमें जो कोई बोलेगा तो सब लोग सुनेंगे, तो सुनने की क्षमता भी वृद्धि होती है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या होते हैं, आप बात करेंगे वो अपनी पहले बात करते हैं, तो सुनने की क्षमता विकसित नहीं होती उनमें, उनमें सिर्फ बोलने की ज्यादा रहती है। राइट, आप बोलेंगे तो वो भी सामने सामने से, तो किसी को समझ में ही नहीं आता है। या दोस्तों से जब बात करेंगे तो ये भी एक कला होती है, सुनने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 जो है आपका किस प्रश्न में है, ऑप्शन डी में जो है आपका 1 और 3, ये दोनों आपका सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक छात्र जो है समस्या से जूझ रहा है। समस्या का मतलब ये समस्या नहीं होती है कि कोई घरेलू, समस्या का मतलब है कोई जो है कोई मैथ का क्वेश्चन आ गया उसमें फंस गया, या कोई प्रोजेक्ट है उसमें उसे समझ नहीं आ रहा। तो शिक्षक द्वारा आगमन विधि के माध्यम से, आगमन विधि क्या होती है आपको पता होगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और इसी को पता होगा कि उदाहरण से नियम की ओर, यानी उदाहरण बता बता करके शिक्षक द्वारा उसकी हेल्प की जाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वह एक समस्या पर समाधान पर पहुंच जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इसी विधि को जो है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड
या समस्या समाधान विधि कहते हैं? ये प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कौन सा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रीय वनस्पति है? वहाँ साल के वृक्ष पाए जाते हैं और जो जंगली आम है, ये दोनों वृक्ष पाए जाते हैं। आपको पता होगा पचमढ़ी जो है आपका होशंगाबाद जो है जिले में स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश में। भारत का एक एकमात्र हिल स्टेशन भी इसे कहा जाता है। वही बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो आपके तीन हैं। आपका एक पचमढ़ी है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, और एक कहाँ है, एक है अचानक मार। अचानक मार का मतलब ये हमारा अमरकंटक में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व है। ये तीन बायोस्फीयर रिजर्व हमारे मध्य प्रदेश में है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेट्रोलियम की परिष्करण के दौरान, तो पेट्रोलियम का जो आपका रिफाइनिंग होती है, अवशेष के रूप में चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो वो तारकोल प्राप्त होता है। सड़क निर्माण आदि जो कार्यों में उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि जो पेट्रोलियम ऑयल है उसके अलग अलग स्तर रहते हैं रिफाइन के, कि पहले स्तर पर मान लीजिए, हमें एग्जैक्ट नहीं पता बट इस तरह का रहता है कि पहले स्तर में यदि पेट्रोल है, दूसरे में डीजल है, आखिरी में जो है तार कोल है ना, ये बचता है हमारे इस भट्टी में जब परिष्करण होता है किसका, पेट्रोलियम का। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, एक वायु प्रदूषक के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। वायु प्रदूषक का मतलब जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो यह पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न होता है। अब आपको ये पता होगा कि लकड़ी कहीं अपूर्ण आप दहन करें, अपूर्ण दहन का मतलब जब हम लकड़ी जलाते हैं तो उसका अपूर्ण दहन ही होता है। जब लाल रंग की कहीं भी ज्वाला आपको देखने मिलती है, आप यूं समझ जाइए कि वो अपूर्ण दहन हो रहा है, पूरी तरह से नहीं जल रहा। जहां कहीं भी आपकी ब्लू कलर की आपकी आग दिखती है जैसे गैस सिलेंडर में, तो वो पूर्ण दहन कहलाता है। तो जब अपूर्ण दहन होता है लकड़ी का, तब वहां पर आपको पता होगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक जहरीली गैस है, रंगहीन और गंधहीन रहती है। ये जो है निकलती है, और इससे जो है लोगों को क्या है, बेहोश हो जाते हैं, इवन जो है मृत्यु भी हो जाती है। इतनी जहरीली गैस है। तो ये आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कक्षा में आईसीटी विकास चरण का पहला चरण है? तो आईसीटी विकास के चरण रहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको एक पिक्चर के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इसमें आप देखें कि पहला लिखा है इमर्जिंग, फिर लिखा है उसका उपयोग करना सीखना, इनफ्यूजन और ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसके चरण होते हैं। इसको किसी डिटेल में फिर चर्चा कर सकते हैं। इमर्जिंग पहला है, अप्लाइंग है, इनफ्यूजिंग है और ट्रांसफॉर्मिंग है। तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, तो क्या हो जाएगा, पहला जो है चरण है इमर्जिंग है। इमर्जिंग स्टेज जो है पहला चरण है। आप इसको लिख लीजिएगा और चारों चरण को आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा जो है शिक्षकों के लिए टीएलएम का उपयोग करने का कारण नहीं है? मतलब टीएलएम का हम उपयोग करते हैं, कौन सा जो है टीएलएम का उपयोग करने के बारे में गलत है? मतलब हम करते हैं उपयोग, उसके बहुत सारे कारण हैं, इनमें से कौन सा कारण नहीं है? हम शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए करते हैं, समग्र सीखने के लिए करते हैं, सूचना के लंबे समय तक रिटेंशन करने के लिए कहते हैं, या हतोत्साहित। तो देखिए ये आ गया आपका नेगेटिव वर्ड, कि जो आपका डिस्करेज करने के लिए, डीमोटिवेट करने के लिए हम नहीं करते हैं टीएलएम का उपयोग। तो यही आपका उत्तर जो है इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि बच्चों को ज्ञान के निर्माता के रूप में पहचानना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसके बारे में बता दूं कि ज्ञान का निर्माता का ये मतलब होता है कि हम बच्चों को क्या करते हैं, उनके जो पुराने अनुभव है उनको नए अनुभव से जोड़ते हैं। तो बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अपने पुराने अनुभवों को नए अनुभव से जोड़ता है। तो ये माना जाता है, थ्योरी कहती है कि ज्ञान का निर्माण जो है हम नहीं कराते हैं, बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण अपने अंदर करते हैं। तो यही है कि प्रत्येक बच्चे को उसके पूर्व अनुभव और अधिगम के आधार पर नवीन जानकारी प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान के निर्माता के रूप में पहचानना। आगे देखते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक समान दृष्टिकोण होना चाहिए सभी को, या अवधारणा की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, केवल छात्रों को एक किताब पढ़कर समझाने देना चाहिए। तो ये इसके उत्तर जो है गलत उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, और आज की वीडियो चूंकि ये आखिरी प्रश्न है,
और आखिरी प्रश्न आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, आपने ही हमें सजेशन दिया था, आपके लिए ये रहा आज का होमवर्क। कौन सा प्रसारण जो है सबसे व्यक्तिगत माध्यम है? तो व्यक्तिगत माध्यम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पर्सनलाइज मीडियम ऑफ ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट का सबसे व्यक्तिगत यानी पर्सनल, आप कोई भी बना सकते हो, रेडियो, टेलीविजन, पॉडकास्ट या फिल्में। तो इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, और लगातार हमारी जो है सीरीज आ रही है, ईवीएस चल रही है, और आपके लिए बीच बीच में इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है आपसे रिलेटेड वो भी मैं डालता रहता हूँ, लेकिन जो ऑथेंटिक रहती है वही डालता हूँ, जो न्यूज़पेपर जो हमारे जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, उन न्यूज़पेपर के द्वारा जो है न्यूज़ देता रहता हूँ मैं। तो आप जो देखते रहिए, तैयारी को मजबूत करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।